तो पहले रिवीजन हमने जो कल पढ़ा था उसी को अपन रिवाइज करेंगे। तो कल ये ऊपर की जो कहानी है कि सर लिटरेरी सोर्स के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री सर, जिसमें कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वो होता है जिसमें लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है, डेसिफर्ड नहीं हुआ है, दैट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट। हिस्ट्री जहां लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है और साथ में डेसिफर्ड है उसको हिस्ट्री कहते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी टूल्स के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड करने का। हमने डिवाइड किया स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज, आयरन एज। स्टोन एज को हमने फर्दर डिवाइड किया था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हमने फर्दर डिवाइड किया था लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। या इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, कल हमने पढ़ा था, हमने रिवाइज कर लिया। टाइमलाइन पे आते हैं। वही है, स्टोन एज को हमने डिवाइड किया ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज में। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हम इसको कहते हैं, इधर डिवाइड कर दिया। कैल्कोलिथिक एज में आते हैं तो स्टडी अबाउट आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हिच इज नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें हमें सिटीज मिलती हैं। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ आईबीसी दैट वाज डिस्कवर्ड। हड़प्पा, हड़प्पा आज के डेट में पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद जो सेकंड साइट हमें मिली उसका नाम है मोहनजोदारो, ये भी आज के डेट में पाकिस्तान में चला गया है। तो दिस वर द टू साइट्स जो हमने सबसे पहले एस्कैवेट किया, हमने डिस्कवर किया। ठीक है, 1911 12 साल पे आएंगे, बट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर एस्कैवेटेड एंड वहां से हमें क्या मिला, आईबीसी मिलता है। तो आईबीसी भी कैटेगराइज्ड इट इन कैल्कोलिथिक एज क्योंकि इसमें आपका ब्रॉन्ज यूज होता है। अब आपको पता होगा यहाँ पे एक केमिस्ट्री की चीज है, ब्रॉन्ज आपका क्या है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। किसका अलॉय है, टीन और कॉपर जब मिलता है। देखो एक चीज को आप मिस नहीं कर सकते, कॉपर, क्योंकि सर कैल्कोलिथिक का मतलब, कैल का मतलब तो कॉपर ही है, Cu। और टीन, टीन को आप Sn लिखते हो, राइट है ना, साइंस में कुछ ऐसे बोलते हैं। तो Sn प्लस Cu आपका जब मिलता है तो वो बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉपर था, कॉपर के साथ इन्होंने टीन मिलाया और ब्रॉन्ज था, हेंस ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, क्योंकि ब्रॉन्ज था। क्लियर है पॉइंट? कल हमने जो पढ़ा था उसमें पॉइंट एडिशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, वैदिक एज पे आते हैं। यस, ओके, वैदिक एज पे आते हैं। वैदिक एज पे आते हैं तो वैदिक एज में हमने देखा कि सर वैदिक एज को हम 2 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। सर एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक एज, एक को बोलते हैं लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज का अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं दोस्तों, एक बार देखना ध्यान से, हम आगे पढ़ेंगे बट अभी ऐसे मजाक मजाक में लिख ले रहे हैं। 1000 1500 से 1000 हम मानते हैं इसको ऋग्वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज को मानते हैं 1000 से 600, 1000 से 600 जो लेटर वैदिक एज। ठीक है, क्लियर है? आपका जो ऋग्वैदिक एज है इसको हम मानते हैं कैल्कोलिथिक एज में, क्योंकि आयरन वाज नॉट डिस्कवर्ड। लेटर वैदिक एज में आयरन डिस्कवर होता है। अब आयरन डिस्कवर होता है तो इन क्लियरिंग फॉरेस्ट, हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हुआ, आप एक चीज ध्यान रखना, सप्त सिंधु समझते हो? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु क्या होता है, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड एन इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी ले लो, और उसमें एक नदी सरस्वती जो आती थी, है ना, सरस्वती ऐड कर दो। दीस आर द 7 रिवर्स जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फ्लो करती हैं। एक बात बताओ, इंडस रिवर एंटीसीडेंट है कि कॉन्सिक्वेंट है? इंडस जो रिवर है इट इज एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट रिवर है? तो एंटीसीडेंट रिवर वो होता है जो हिमालय, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं, एंटीसीडेंट का मतलब होता है हिमालय के फॉर्मेशन के पहले जो नदी थी। तो क्या हुआ आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स लगी थी, है ना, दोनों टकराई थी, तो एक सबक हुआ, एक ऊपर उठा, यहाँ पे हिमालय माउंटेन बना। तो जो इंडस है, इंडस पहले यहाँ से ऑलरेडी बह रही थी, जब हिमालय फॉर्म हो रहा था तो उसने हिमालय में इरोजन करके रास्ता बनाया। तो इंडस हिमालय के पहले से थी, इसलिए उसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है, सेम एज सतलज एंड बाकी सारी चीजें, तो एंटीसीडेंट रिवर है इंडस। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन जो था दैट वाज ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज में इंडस और इसके 5 ट्रिब्यूटरी के आसपास था, इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन। हम क्या बोलते हैं इसको, सप्त सिंधु रीजन। लेटर वैदिक एज में आपका यही सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है और फिर गंगा यमुना दोआब पे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक मेजर डिफरेंस ऋग्वैदिक एज लेटर वैदिक एज में, आयरन, यहाँ पे आयरन नहीं था, यहाँ आयरन था। ये कैल्कोलिथिक एज है, ये आयरन एज हो गया। यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु रीजन में, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, हिमालय के फुटहिल्स हो गए उधर। इधर आते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्दर्न प्लेन्स बना कैसे था? इफ एनी ऑफ यू कैन, नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे था? इट्स डिपोजिशन ऑफ सॉइल, वेरी गुड, डिपोजिशन ऑफ सॉइल थ्रू रिवर्स, वेरी गुड। देखो देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हिमालय है। हिमालय बनाना तो यहाँ जो था ना खाली जगह था, तो जब नदी हिमालय से आती है ना तो यहाँ डिपोजिशन करके नॉर्दर्न प्लेन्स बनाए। तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनने का जो प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे दिस इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और ये बना था रिवर्स के अलुवियल डिपोजिशन से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको समझ आया वेल एंड फाइन, आगे बढ़ते हैं। वैदिक एज के बाद हम आते हैं महाजनपद एरा में। वैदिक एज से हम आते हैं महाजनपद एरा में। इस एरा में हमने देखा फिर से सिटीज आती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, जहां हमने देखा कि 16 से 4 महाजनपद, 4 से 1 महाजनपद। ठीक है, जिसमें प्रोमिनेंट कौन हुआ, मगध महाजनपद। फिर हमने इसके आगे मगध की हिस्ट्री देखी, और हम यहां से कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ मगध इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि मगध में आपका हर्यम, शिशुनाग, नंद डायनेस्टीज थे जिन्होंने मगध एम्पायर को एक्सपैंड किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक पहुंचे। इसी बीच में ग्रीक एंड पर्शियन, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन हमने देखा। पर्शियन पहले, उसके बाद ग्रीक्स आते हैं। पर्शियंस ने रूल किया है, ध्यान रखना, पर्शियंस रूल्ड इन सम पार्ट ऑफ, इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वेयरएज अलेक्जेंडर आता है, ग्रीक आते हैं, चले जाते हैं, है ना। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिटीज बनाते हैं, अलेक्जेंड्रिया, ऐसे बहुत सारे शहर बनाते हैं, बट दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर। बट मगध डायनेस्टी के बाद कौन आता है, फॉरेन इन्वेजन, उसके बाद मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है, एंड दैट इज वन हेल ऑफ अ माइटी एम्पायर दैट इंडियन सबकॉन्टिनेंट विटनेस्ड। Chandragupta Maurya is the founder of this dynasty empire, followed by Bindusar and Ashok, and this was a centralized bureaucratic empire, जिसमें officers were paid salary in cash। कैश में जैसे आज आपकी सैलरी आती है ना, वैसे दी जाती थी कैश में। ठीक है, उसके पोस्ट मॉडर्न पीरियड द एम्पायर फ्रैगमेंटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो एक तरफ आपके सुंग और कनौज कहां रूल कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में। सातवाहन ऑक्यूपाइंग द मिडिल इंडिया, डेक्कन पार्ट ऑफ इट। फॉरेन पावर्स जो है नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, ये एक साथ हो रहा है। देखो समझो, यहाँ पे ये मौर्यन एम्पायर है पूरा, मान लो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मौर्यन एम्पायर यहाँ से लेके ये सारा कवर किया हुआ। जब मौर्यन एम्पायर फ्रैगमेंट हुआ तो मगर यहाँ पे सुंग अपना पावर एस्टैब्लिश करते हैं। इसी समय सातवाहन यहाँ पे रूल करने लगते हैं। नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आते हैं, सुंग को यहाँ से रिप्लेस करते हैं कनौज, सातवाहन जो कहते हैं इंडो ग्रीक्स को यहाँ से रिप्लेस करेंगे कौन, सीथियंस। सीथियंस के बाद कौन आएंगे, पर्शियंस। पर्शियंस के बाद कुशान्स। तो इस एरिया में यहाँ पे कुशान्स आते हैं, फिर वही कनिष्क होता है, जब मथुरा तक बढ़ता है, तो ऐसे इनका एरिया आता है, जब सातवाहन रूल कर रहे हैं। समझ में आया? पोस्ट मॉडर्न पीरियड अब थोड़ा आपको मैप से थोड़ा और क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। यस, उसके बाद हम आते हैं साउथ में। ये जो एरिया है यहाँ पे जो कहानी चल रहा है दैट इज योर संगम एज। ठीक है, यहाँ पे जो कहानी चल रही है दैट इज संगम एज। जब मौर्यन एम्पायर खत्म होता है तो यहाँ सेंटर में जहाँ मौर्यन का कैपिटल था मगध, यहाँ सुंग पावर ऑक्यूपाई करते हैं। डेक्कन में जो एरिया था वो सातवाहन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक्स आते हैं।
अब यहाँ जब शुंग हटते हैं तो कनौज डायनेस्टी आएगी, सतवाहन ज्यों के त्यों हैं। यहाँ पे इंडो ग्रीक के बाद सीथियंस आएंगे, सीथियंस के बाद पर्शियंस आएंगे और पर्शियंस से कुषाण आएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे शुंग कनौज, कनौज के बाद यहाँ पे बहुत और छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब जल्दी बताओ। यस सर। सबको क्लियर है भाई? यस, चलो अब आ जाओ आगे। संगम एज मैंने बताया, तभी इस रीजन में संगम एज में चोलास इधर के साइड, चेराज और पांड्यास इधर अपना देख रहे हैं, इधर इधर तीनों है ना, इधर इधर आपके चेराज होंगे, इधर चोलास होंगे, इधर पांड्यास होंगे, ये अपना देख रहे हैं कहानी, वो हम पढ़ेंगे। इसका हम आगे आते हैं गुप्ता पीरियड। तो मैंने जो बोला ना, कनौज के बाद यहाँ फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, उन्हीं फ्रैगमेंट्स में से गुप्ता एम्पायर निकलता है और वो फिर पूरा कंसोलिडेट फिर से एक बार करता है, पूरी एम्पायर क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड वाज डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन के साथ-साथ रीजनल पावर्स बहुत सारे आते हैं। उसमें एक वर्धन डायनेस्टी या कुशभूति डायनेस्टी जो कहते हैं, जिसके एक प्रोमिनेंट रूलर हुए हर्षवर्धन, ठीक है। और चालुक्यास और पल्लव डेक्कन वाले एरिया में देखेंगे। उसके बाद से अर्ली मिडिवल हिस्ट्री है। यही थी आपकी पूरी टाइमलाइन। आई होप जो आपने कल पढ़ा था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।